Welcome to online engineering, my dear friends. Myself Prakashan Singh, and today we will discuss under the topic of heat treatment is named as third point hardening. Okay, hardening के बारे में देखेंगे. पहला हमने एनलिंग देखा, दूसरा नॉर्मलाइजिंग देखा. अब हम हार्डनिंग के बारे में देखेंगे. तो हार्डनिंग में क्या था कि जब मैं स्टील का क्लासिफिकेशन बता रहा था तो मैंने ये बताया कि हार्डनिंग में ये हाई कार्बन स्टील के साथ हम डील करेंगे. सबसे पहली बात, हर जगह जैसे मीडियम कार्बन स्टील था तो उसको हम हीट कर रहे थे 1450 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है, यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करेंगे. इतना क्लियर है कि हम 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हाई कार्बन स्टील को हम हीट करेंगे. ओके, एनलिंग में हम कूलिंग कर रहे थे. कैसे? हम कूलिंग कर रहे थे फर्नेस से, या फिर नॉर्मलाइजिंग में हम एयर कूलिंग कर रहे थे. यहाँ पे हम क्वेंचिंग करेंगे, मतलब डुबो देंगे. क्वेंचिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे. क्वेंचिंग का मतलब डुबोना. किसमें? हम या तो ब्राइन में डुबो सकते हैं, पहली चीज, या तो हम मोल्टेन सॉल्ट में डुबो सकते हैं, या फिर मोल्टेन ऑयल में, या फिर मोल्टेन, इसको लिक्विड लेड के भी नाम से जाना जाता है, या फिर वाटर में हम डुबो सकते हैं. कहने का मतलब क्या है कि हाई कार्बन स्टील को आपने लिया, 1000 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करो. उसके बाद एक बकेट लो, और बकेट में इनमें से कोई भी आप लो मटेरियल लिक्विड स्टेट में ऐसे रखो, और इस मटेरियल को आप क्या करो, डुबो दो. तो उससे क्या होगा कि सडन कूल होगा. सडन कूल होने का मतलब क्या कि ये जो प्रोसेस होगी उसमें सडन कूलिंग होगी. सडन या रैपिड कूलिंग होगी. और ये किस रेट से होगा? एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से कूलिंग होगा और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनेगा. क्लियर? यहाँ पे जो आपका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है ये ऑस्टेनाइट के फॉर्म में है, और ये ऑस्टेनाइट के अगर फॉर्म में रहता है तो ये एफसीसी, क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है एफसीसी है. बट ये रैपिड कूलिंग होगा, और स्पीड ऑफ साउंड से अगर इसी कूलिंग अगर आप कराते हो तो स्पीड ऑफ साउंड से ही इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, चेंज होगा. स्ट्रक्चर भी जो चेंज होगा स्पीड ऑफ साउंड से ही चेंज होगा, और इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो मिलेगा BCT, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल. ये मिलने वाला है. क्लियर? जिसको बोला जाता है मार्टेनसाइट. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद मैं फुल ब्रीफ में आपको बताता हूं. कहने का मतलब ये है कि गामा ऑस्टेनाइट, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, हमें एक ब्लॉक में आप लिख सकते हो कि गामा ऑस्टेनाइट से आपको मिलने वाला है मार्टेनसाइट, जो कि सबसे ज्यादा क्या होगा, हार्ड एंड ब्रिटेल होगा. पूरे के पूरे आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम के जितने भी आज तक फेस मिले थे, सबसे ज्यादा ये मार्टेनसाइट ही हार्ड एंड ब्रिटेल होता है. सीमेंटाइट से भी ज्यादा हार्ड एंड ब्रिटेल होगा. ठीक है, तो ये आपको मार्टेनसाइट एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. यहां भी आपने स्टेबिलिटी को नहीं मेंटेन कर पाए, देखो, क्योंकि हमें ये जो गामा सॉलिड था स्टेबल फॉर्म में चाहिए था, यही चाहिए था, लेकिन ये तो इनिशियली अनस्टेबल था, लेकिन ये चेंज होकर डिकम्पोज होकर मार्टेनसाइट में बन गया. और ये भी सॉलिड है, यानी कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है. दैट मीन्स ये भी मेथड एक तरीके से फेल हो गया. जिस तरीके से एनलिंग और नॉर्मलाइजिंग फेल हुआ है, उस तरीके से ये भी मेथड फेल हुआ, क्योंकि सॉलिड से ये आपने अनस्टेबल ऑस्टेनाइट से स्टेबल ऑस्टेनाइट नहीं पा पाए. ये अनस्टेबल ऑस्टेनाइट है, इससे चेंज होके स्टेबल ऑस्टेनाइट नहीं मिला, यहाँ पे मार्टेनसाइट मिल गया. तो आपका जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल पाया. दैट मीन्स ये भी मेथड आपका हो चुका है फेल. बट अब हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन्हीं से भी हम काम इजीली अच्छे तरीके से चला सकते हैं. चाहे नॉर्मलाइजिंग करा के, चाहे एनलिंग करा के भी हम जिस तरीके से स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे थे, ग्रेन को और फाइन कर रहे थे, ग्रेन को कभी कोर्स कर रहे थे, कभी ग्रेन को आइसोट्रॉपिक में हम चेंज कर रहे थे, तो उससे भी हम वर्क में लेते हैं. ठीक है, हम एप्लीकेटिव फील्ड में उन सब मटेरियल्स का भी जो इसका फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, परलाइट, कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, मार्टेनसाइट, तो उसको भी हम यूज में लेते हैं. इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं. चलिए, तो अगेन आई विल रिपीट दैट कि हाई कार्बन स्टील सबसे पहले लो, उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक आप क्या कर दो, हीट कर दो. 1000 डिग्री सेल्सियस तक आपने हीट किया तो इस प्रोसेस में आपको क्वेंचिंग कराना है.
क्विंस्ड प्रोसेस होगा, आपको डुबोना है, रैपिड कूलिंग कराना है, तो आप लिक्विड का सहारा लोगे। लिक्विड का क्यों सहारा लोगे? क्योंकि लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक जो हीट होगी काफी ज्यादा होती है, तो इसीलिए रैपिड कूलिंग कराने के लिए आपको लिक्विड लेना पड़ेगा, या फिर आप ब्राइन लो, या मोल्टेन सॉल्ट लो, या मोल्टेन ऑयल लो, या लिक्विड लेड लो, या वाटर लो। अब जरा केस स्टडी देखो, ब्राइन लेते हो तो इसमें 90% आपका वाटर रहता है, 10% आपका सॉल्ट रहता है, तो ये कोरिजन दे देता है, ये कोरिजन इफेक्ट देगा, ये कोरिजन इफेक्ट देगा, तो इसलिए इसको आप नहीं लोगे, ये हो गया कैंसिल। आप कहोगे कि नो, मैं एज एन लिक्विड मैं ब्राइन को प्रेफर नहीं करूंगा। चलो, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मोल्टेन सॉल्ट का ऑप्शन है। अब मोल्टेन सॉल्ट भी यहाँ पे देखो 10% क्या था? सॉल्ट था, और यहाँ पे 100% सॉल्ट है मोल्टेन के फॉर्म में, तो ये भी क्या है? ये भी कोरिजन इफेक्ट देगा, कोरिजन इफेक्ट देगा, तो इसलिए इसको भी करोगे कैंसिल। आपका जो ये मटेरियल जो अब ठंडा होकर बाहर निकलेगा मार्टेनसाइट के फॉर्म में, तो ये इजीली क्लोराइड हो सकता है, इसलिए ये मोल्टेन सॉल्ट को भी आप क्या कर दोगे? कैंसिल कर दोगे। अब ये 300 डिग्री सेल्सियस पे मोल्टेन ऑयल को अगर आप लेते हो और उसमें अगर आप इस मटेरियल को डिप कर देते हो तो अच्छा है, ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, लिखो आगे कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए इसको भी आप प्रेफर नहीं करोगे। अब लिक्विड लेड की बात करते हो तो ये 375 डिग्री सेल्सियस, 375 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस पे ये जनरली लेड जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मिलता है, ठीक है, ये आप करते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है, पॉइजनस होता है। पॉइजनस होने से आपको लंग कैंसर होने की, लंग कैंसर आप कैसे? जब आप इसमें मटेरियल ये डिप करोगे, ये वाला मटेरियल अगर लिक्विड लेड लेते हो और ये वाला मटेरियल जब आप डिप करते हो तो इससे बहुत तेज वेपर निकलेंगे, और वो वेपर आपके फेफड़े में जाएंगे बाय नॉस्ट्रिल। आप जब सांस लोगे तो उसके थ्रू क्या होगा कि आपको लंग कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चलिए, तो ड्यू टू अबंडेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर इन नेचर, हमारे नेचर में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंस है? वाटर प्रेजेंस है, तो इसीलिए इंडस्ट्री बेस पे हमें किसको यूज करनी हमारी मजबूरी हो गई? वाटर को, तो इसीलिए ये यहाँ पे हम लेंगे वाटर एज ए लिक्विड लेंगे, ठीक है, और इसमें हाई कार्बन स्टील जो कि एट द रेट 1000 डिग्री सेल्सियस पे है, अचानक इसमें कर देंगे डिप, और ये कैसा स्ट्रक्चर रख रहा है? ये एफसीसी स्ट्रक्चर रख रहा है, ठीक है, ऑस्टेनाइट। अब इसकी स्पेसिफिक हीट काफी तेजी से है, बिल्कुल रैपिड कूलिंग होगी, सडन कूलिंग होगी, और किस स्पीड से होगी? स्पीड ऑफ साउंड से होगा, बहुत तेजी से होगा। दैट मींस बहुत तेजी से एफसीसी डायरेक्ट बदलेगा बीसीटी में। मतलब एफसीसी जो ऑस्टेनाइट एफसीसी है माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑस्टेनाइट एफसीसी है, ये एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से ये डायरेक्ट चेंज होगा किसमें? ये होगा बीसीटी में डायरेक्ट ये चेंज होगा। अब ये एफसीसी का जरा माय डियर फ्रेंड्स स्ट्रक्चर देखो, अब ये एफसीसी का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो उसकी एनालिसिस करो, तो एफसीसी के हर एक फेज पे क्या होता है? एटम होता है, ठीक है, बाकी प्रिमिटिव सेल, दैट मींस व्हाट कि हर एक कॉर्नर पे तो एटम होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सबको पता है, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अब बीसीटी क्या होता है? बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, इसमें क्या रहता है? इसमें टेट्रागोनल टाइप का आपका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। प्रिमिटिव सेल उसके बाद बनाओ, दैट मींस व्हाट कि हर एक कॉर्नर पे आप एटम को क्या कर दो? इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद, और ये यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि बॉडी सेंटर्ड, ये फेस सेंटर्ड था और यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड आया। दैट मींस क्या हुआ कि काफी रैपिड कूलिंग हुई। दैट मींस रैपिड कूलिंग के कारण जो स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हुए, बहुत ही रैपिड में चेंज हुए। दैट मींस व्हाट? शियरिंग आई है। क्लियर हुआ कि रैपिड कूलिंग हुआ है, रैपिड कूलिंग से स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया, स्ट्रक्चर बॉडी फेस पे जो एटम था वो बॉडी पे आ गया है, जो फेस पे एटम था वो बॉडी पे आ गया है। इसका मतलब क्या कि रैपिड जब कूलिंग हो रहा था तो स्ट्रक्चर आपस में इतनी रैपिडली चेंज हुए। दैट मींस व्हाट? ये शियरिंग हुआ है। शेयरिंग का मतलब क्या कि जितने भी फेस के जो एटम्स हैं, ये आपस में इतनी तेज घिसे हैं, आपस में इतनी तेज इनमें शेयरिंग हुई है कि ये सब के सब गिर के किधर आके अटक गए हैं? बिल्कुल सेंटर में, और वही गिर के जो सेंटर में आके अटके तो इसके बॉडी पे आके रुक गए, और क्या बन गया? बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, और इसीलिए ये तिरछा बना है। इसीलिए हर एक डायमेंशन से ये तिरछा बना है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें शेयरिंग हुई है।
काफी स्पीड ऑफ साउंड से जब ये रैपिड कूलिंग हुआ है और तभी जाके स्पीड ऑफ साउंड से इसने अपने क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को चेंज किया, और जब स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा था तो काफी तेजी से इसमें शेयरिंग हुई है। शेयरिंग होने के कारण इसका स्ट्रक्चर हो गया टेढ़ा और इसके जितने भी फेस के एटम थे वो गिर गए आपस में शेयर करके, क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्रिस्टल होगा तो वो काफी तेजी से रन करेगा, और रन करने के साथ साथ क्या होगा कि इस एटम और इसकी जस्ट ऊपर वाले एटम में फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन होने के कारण बॉन्ड लूज होंगे, हीट जनरेट होगा, बॉन्ड लूज होंगे, और लूज होने के कारण वो सेंटर में अपने जाके गिर जाएंगे। वही सेंटर पे जाके गिर गया और स्ट्रक्चर हो गया टेढ़ा। तो टेढ़ा होने का मतलब क्या कि टेट्रागोनल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। तो टेढ़ा होने का मतलब क्या कि टेट्रागोनल, और सारे के सारे एटम सेंटर पे गिर गए, इसका मतलब क्या बॉडी सेंटर्ड। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, और इसीलिए इस बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल को नेम दिया गया फाइनली मार्टेनसाइट। ओके, तो इसीलिए इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है गामा ऑस्टेनाइट से, इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा मार्टेनसाइट, ठीक है। तो इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स ये हार्डनिंग का जो ये प्रोसेस है फिनिश होता है, और ऐसे ही माइंड मैप करके ही आपको पढ़ना है। आपको नोट्स में ऐसे अंग्रेजी नहीं लिखना है कि ये उसके बाद किया, ये उसके बाद किया, ये उसके पास किया, बिल्कुल ऐसे ही ग्राफिकल व्यू में अगर आप पढ़ते हो तो आपके सामने पिक्टोरियल फॉर्म में रहती है, और चित्र हमें ज्यादा तेजी से याद होता है रादर देन व्हाट रिटन वर्ड। याद करो कि अगर कोई आपको कहानी पढ़ के सुनाए या फिर अगर आप कहानी लिखी हुई पढ़ो तो आपके दिमाग में वो ज्यादा दिन तक जगह नहीं बना पाती है, लेकिन अगर आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में देख लो या फिर एज ए मूवी अगर आप पढ़ लो, देख लो, तो वो चीजें काफी तेज और काफी दिनों तक याद रहती है। तो इसी तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से लेक्चर को सुनते हुए खुद ही ऐसे एरो बना बना के ड्रॉ करना है, ठीक है, डन, क्लियर। बाकी अंग्रेजी लिखनी पिरोनी अंग्रेजी फॉर्म में सबको आती है, और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ इसने अपना दिमाग भी यूज किया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं केस एंड सरफेस हार्डनिंग, जो कि चौथे नंबर का है। टोटल 4 ही हमें पढ़ने थे, पहला एनालिंग हमने पढ़ लिया, दूसरा नॉर्मलाइजिंग पढ़ लिया, अब इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं हार्डनिंग एंड सरफेस के या फिर केस हार्डनिंग। तो अब नेक्स्ट चौथे लेवल पे चलते हैं सरफेस और केस हार्डनिंग की तरफ, ठीक है। तो उसको हमें स्टडी करते हैं। तो सरफेस और केस हार्डनिंग में हमें क्या करना है, हमें जो भी खिलवाड़ करना है हमें सरफेस के साथ करना है, सरफेस के साथ ही हमें जो भी खिलवाड़ करना होगा करेंगे। तो आप इसको देखते हैं। चलिए एक बार ये हार्डनिंग, चाहे सरफेस या केस हार्डनिंग है, चाहे ये हार्डनिंग प्रोसेस ही है, तो इसका कंसिक्वेंसेस एक बार आप देख लो कि कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद सरफेस हार्डनिंग या केस हार्डनिंग पे हम चलते हैं। ये जो हार्डनिंग प्रोसेस मैंने अभी, ये जो 3rd नंबर वाला हार्डनिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था, हार्डनिंग प्रोसेस, क्योंकि ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हार्डनिंग प्रोसेस में जो इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, तो इसके कंसिक्वेंसेस में क्या होगा कि आपका मटेरियल सबसे ज्यादा क्या बनेगा, हार्ड एंड ब्रिटल बनेगा, ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल बनेगा सबसे ज्यादा। और उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, जो कि आज तक कभी भी नहीं पाई गई। एट एनी परसेंट, एट द रेट एनी परसेंट ऑफ कार्बन, एनी परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन अंडर व्हाट, अंडर Fe and Fe3 आयरन एंड आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम में सबसे ज्यादा जो हार्ड एंड ब्रिटल जिसके लिए पाया जाता है मटेरियल, वो पाया जाता है किसमें, ये हार्डनिंग प्रोसेस में ही, ठीक है। यहाँ पे कोरिजन होने की भी संभावना बहुत रहती है, ठीक है, यहाँ पे कोरिजन होने की भी संभावना बहुत रहती है। उसके बाद क्रैक, उसके बाद क्रैक फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, हार्ड है और ब्रिटल है, तो क्रैक फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। ओके, क्रैक फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, कोरिजन भी बहुत ज्यादा होगा। फिर रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होंगे, रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होंगे। फिर शेप का डिस्टॉर्ट होना यहाँ पे होगा, शेप डिस्टॉर्शन होगा। शेप डिस्टॉर्शन कैसा, टेट्रागोनल, अभी मैंने आपको बताया टेट्रागोनल, तो उस टाइप का। उसके बाद लास्ट में रिटेन्ड ऑस्टेनाइट फॉर्मेशन करेगा तुरंत। तो दीज आर द कंसिक्वेंसेस, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्रैक फॉर्मेशन। क्रैक फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्विक आप कूलिंग करा रहे हो, काफी रैपिड कूलिंग करा रहे हो एट द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, कोरिजन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेसिड्यूअल स्ट्रेस भी इंपॉर्टेंट है, और ये शेप डिस्टॉर्शन ये इंपॉर्टेंट है। ये इतने इंपॉर्टेंट है, और जो कि मैंने लेक्चर के दौरान में बोलते बोलते वक्त भी मैंने आपको सारी चीजें ये बता रखी थी। शेप डिस्टॉर्शन मैंने आपको बता ही रखा था, रेसिड्यूअल स्ट्रेस बता ही रखा था, तभी तो मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या कि रेसिड्यूअल स्ट्रेस अंदर उसके बहुत आ गए, इसीलिए वो ब्रिटल हो गया।
तो मैंने ये भी बता रखा था, स्ट्रेंथ भी बता रखा था, और जो मटेरियल बहुत ज्यादा ब्रिटिल है तो ऑफ कोर्स हार्ड भी है, वो भी बता रखा था। रेसिडुअल स्ट्रेस इसी के अंडर में हाई आ ही गया। अब रैपिडली आप कूलिंग कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ये दिमाग में आपके बात आनी चाहिए कि यस, अगर ज्यादा ब्रिटिल है तो उसमें क्रैक फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो ये सब अपने दिमाग से भी आप लेके आ सकते हो। और जो मैं ब्राइन और इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि ये कोरिजन काफ़ी तेज़ी से होगा, तो यहाँ पे कुछ भी मैंने अभी तक नया नहीं बताया। चलिए अब केस हार्डनिंग एंड सरफेस हार्डनिंग की हम बात करते हैं। केस हार्डनिंग का ही दूसरा नाम है सरफेस हार्डनिंग, तो ये 4th नंबर का है। चलिए उसको देखते हैं तेज़ी से। ओके, तो 4th नंबर का केस, साथ में आप कोड करते रहो केस और सरफेस हार्डनिंग। ओके, इसमें केस और सरफेस हार्डनिंग में यहाँ पे सबसे पहले जो आप डील कर रहे हो, माइल्ड स्टील को आप डील कर रहे हो किसके साथ? कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग। इन तीनों में आप किसके साथ डील कर रहे हो? माइल्ड स्टील के साथ आप डील कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कि इन तीनों में माइल्ड स्टील को उठाना है और इसको कैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है। इसको या तो अगर कार्बन का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा रहे हो तो कार्बोराइजिंग होगा। अब ये कार्बन का एटमॉस्फेयर आप लिक्विड में का भी प्रोवाइड कर सकते हो, गैस का भी प्रोवाइड कर सकते हो। लिक्विड में चारकोल ले लो और गैस में आप कार्बन का गैस इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अगर आप नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हो तो लिक्विड नाइट्रोजन भी ले सकते हो, बाकी नाइट्रोजन गैस भी ले सकते हो। इस तरीके से है। अगर साइनाइड आप कर रहे हो तो CN आप लो और लिक्विड के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में भी, दोनों जगह आप देख सकते हो। तो ये इस तरीके से है। तो चलिए, तो अगर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऐड करते हो, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि अगर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन को पेनिट्रेट करते हो अपने मटेरियल में तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा व्हाट? कार्बोराइजिंग। अगर आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को ऐड कर रहे हो अपने मटेरियल में तो उसको बोला जाएगा नाइट्राइडिंग। और अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ को ऐड कर रहे हो अपने मटेरियल में तो उसको बोला जाएगा क्या? साइनाइडिंग। तो इसका मतलब ये लिखो, सीधी सिंपल बात, कि प्लस में लगाओ परसेंटेज C लिखो, इसका आप लिखो प्लस में लगाओ और परसेंटेज ऑफ N लिखो, और इसका आप लिखो प्लस लगाओ और क्या ऐड कर रहे हो? परसेंटेज ऑफ C ऐड कर रहे हो प्लस परसेंटेज ऑफ N ऐड कर रहे हो। ऐसी सी बात, ठीक है। और इसमें देखो कि केस और सरफेस, केस या सरफेस की बात हो रही है। दैट मीन्स व्हाट कि जो माइल्ड स्टील है इसके केवल सरफेस और सरफेस या फिर केस के साथ ही आप खेल रहे हो, केवल इसके सरफेस के साथ ही आप खेल रहे हो। अगर ये बीच में टंगा है तो चारों तरफ सरफेस में ही पेनिट्रेशन होगा, ठीक है। और अगर ये इसके बेस पे रखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये इसके बेस पे ऐसे रखा हुआ है तो इसमें केवल इस ओपन एरिया में, ये अगर माइल्ड स्टील है, अगर ये माइल्ड स्टील है तो इसके केवल इस एरिया में, इस सरफेस पे, क्योंकि नीचे वाला सरफेस तो ब्लॉक हो गया, तो इनमें पेनिट्रेशन होगा इन तीनों का। तो इस तरीके से शब्दों को पकड़ के, जो लेटर्स लिखे रहते हैं उन्हीं को पकड़ के हमें लॉजिक डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए, तो ये कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग के बारे में आपने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा। अब आपको मैं सबसे पहले माइल्ड स्टील पे वर्क करा के इन तीनों को दिखा दे रहा हूं, उसके बाद इंडक्शन और फ्लेम को थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हाई कार्बन स्टील के लिए यूज होता है। तो इसलिए हाई कार्बन स्टील का सेक्शन हम अलग देखते हैं, माइल्ड कार्बन स्टील का सेक्शन हम थोड़ा सा पहले अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको जरा प्रॉपर वे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे स्पेस काफी है तो हम प्रॉपर वे में इनको देख लेते हैं। 3 सेक्शन हम बनाओ और कंपैरेटिव स्टडी करो। 3 सेक्शन हमने बनाया और कंपैरेटिव स्टडी किया। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? कार्बोराइजिंग के लिए कर रहे हैं। ये हम कार्बोराइजिंग के लिए कर रहे हैं, ये नाइट्राइडिंग के लिए कर रहे हैं, ओके। और ये साइनाइडिंग के लिए कर रहे हैं। लिख के पागल नहीं होना है, CN मैंने लिख दिया। चलो अब बात करते हैं, हमने माइल्ड स्टील, इन सबके केस में हमने माइल्ड स्टील उठाया। ऑफ कोर्स माइल्ड स्टील हमें उठाना ही है क्योंकि माइल्ड स्टील के साथ ही हमें डील करना है, तो माइल्ड स्टील उठाया, वेरी गुड, माइल्ड स्टील हमने उठाया। अब इसमें एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। यही जो मैंने चीजें जनरल एक लेमन लैंग्वेज में ये जो चीजें मैंने बताई है वही काम दोबारा करने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन थोड़ा सा बताना इसलिए जरूरी है कि कंसिक्वेंसेस को आपका, मतलब इसके कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके मटेरियल पे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा मैं लेके चल रहा हूँ। चलिए, तो कार्बोराइजिंग में सबसे पहले ये माइल्ड स्टील लो, नाइट्राइडिंग में भी माइल्ड स्टील और साइनाइडिंग में भी माइल्ड स्टील, ठीक है, हमने लिया भी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्बोराइजिंग का दूसरा एक नाम होता है सॉलिड और पैक हार्डनिंग। सॉलिड और पैक
हार्डनिंग। ऐसा क्यों नाम पड़ा कि आप इसमें क्विंचिंग करते हो। क्वेंचिंग का मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप लिक्विड में डुबो देते हो, लिक्विड में डुबो देते हो, और ये लिक्विड क्या होगा, ये चारकोल होगा। चारकोल होगा, चारकोल की लेयर जब ये सिंक कर जाएगी तो चारकोल की लेयर पूरी इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। और चारकोल की लेयर जब पूरी तरीके से चढ़ गई, चारों तरफ चारकोल इसके आके इसको ओवरलैप कर गया, तो ये चारकोल पेनिट्रेट करेगा इस माइल्ड स्टील में। और पेनिट्रेट कितना किया, 0.1 mm ही केवल पेनिट्रेट कर पाया। इसके कारण क्या हुआ कि स्ट्रेंथ जो थी वो ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाई। मटेरियल आपका ज़्यादा ब्रिटल नहीं हो पाया, ज़्यादा ब्रिटल आपका मटेरियल नहीं हो पाया। मटेरियल ऑफ कोर्स ब्रिटल हुआ है बट ज़्यादा नहीं हो पाया। यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट ही मिलेगा, क्योंकि ब्रिटलनेस तो है, इसमें ब्रिटलनेस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उतना हाई नहीं है। मैं जब कंपैरिजन करूंगा इन तीनों का तब आपको समझ में आएगा। तो मार्टेनसाइट ही मिलेगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मार्टेनसाइट ही मिलेगा, ठीक है। तो 0.1 mm तक ही केवल पेनिट्रेट किया, जिसके कारण ये चीजें नहीं मिल पाई। तो इसलिए ये हाईली अनइकोनॉमिकल होता है, ठीक है। हाईली अनइकोनॉमिकल होगा और ये पॉल्यूशन का भी इशू देता है, पॉल्यूशन का भी इसमें एक फैक्टर ऐड होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, जो कार्बन इसमें कार्बन जो चारकोल के कार्बन्स हैं इसमें ऐड हो रहे हैं, इसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो ऐड हो रहे हैं चारकोल के, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इस प्रोसेस को आप बोलोगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन व्हाट, माइल्ड स्टील। आपको ये टेक्निकली आपको बोलना होगा। और ये कैसे डिफ्यूज करते हैं, नाम क्या है, सॉलिड और पैक्ड हार्डनिंग, मतलब चारों तरफ से पैक्ड है चारकोल। और कितना पेनिट्रेशन कर रहा है, बहुत थोड़ा, 0.1 mm, दैट मीन्स केवल इसके सरफेस पे ही कर रहा है। इसीलिए ये किस प्रोसेस के अंडर में आता है, सरफेस हार्डनिंग, क्योंकि सरफेस पे ही केवल बात हो रही है। तो 3 डायमेंशनल में केवल सरफेस पे 0.1 mm ही ये पेनिट्रेट कर पाएगा। और जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से आपको स्टडी करना है, और यही बस, इसमें इससे ज़्यादा कोई कंटेंट डेटा कुछ है नहीं, ठीक है। अब नाइट्राइडिंग में क्या करना है, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ अगर आपने डील किया, यहाँ पे तो आपने लिक्विड कार्बन के साथ डील कर लिया, चारकोल के साथ डील कर लिया, साथ में अगर आप चाहो तो गैसियस कार्बन के साथ भी डील कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे आप नोट करो कि हम गैसियस नाइट्रोजन कार्बन के साथ भी हम डील कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लिक्विड नाइट्रोजन के साथ नहीं डील करेंगे। लिक्विड कार्बन के साथ चारकोल, दैट मींस चारकोल के साथ हमने डील किया था, लेकिन यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन के साथ हम नहीं डील करेंगे। क्यों नहीं करेंगे डील, बिकॉज ये काफी कॉस्टली पड़ता है, इंडस्ट्रियल बेसिस पे हमारा उतना ज्यादा यूज नहीं होगा। तो हम यूज यहाँ पे करेंगे गैसियस नाइट्रोजन का, बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इन अबंडेंट इन फॉर्म, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में ये ऑलरेडी है। तो हम गैसियस नाइट्रोजन का यूज करेंगे। तो फिर क्या, एक बक्सा बनाओ, आपने एक बकेट बनाया, ये बिल्कुल हमें ही करना है, ये कुछ ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी की ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हमारी इंडस्ट्री में जाके देखोगे तो इतनी ग्राउंड लेवल पे ये सब सारी चीजें होती हैं, और लेकिन हम क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तो लगता है कि काफी हाईटेक बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल एक बक्सा बनाया स्टील का और उसमें एक पाइपलाइन की और डाल दिया क्या, नाइट्रोजन गैस को। बस नाइट्रोजन गैस पूरे के पूरे इसके सरफेस पे जाके क्या करने लगा, घुसने लगा, इसके सरफेस में जाके एंट्री करने लगा। इसकी पेनिट्रेशन काफी ज्यादा होती है। पेनिट्रेशन ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, ये मटेरियल को बहुत ज्यादा ब्रिटल बनाया, मटेरियल की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा एनहांस किया। और ये मार्टेनसाइट ना बना के ये आयरन नाइट्राइड बनाया, माय डियर फ्रेंड्स। ये जो आयरन नाइट्राइड होता है is more brittle than what, मार्टेनसाइट। और मार्टेनसाइट से ज्यादा ब्रिटल होने के कारण क्या हुआ, ग्लास लाइक सरफेस बनाया। ये ग्लास, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ग्लास लाइक सरफेस बनेगा। ग्लास लाइक सरफेस होने के कारण जो मटेरियल की जो लाइफ हुई क्या हो गई, कम हो गई। तो ये नाइट्राइडिंग में इतना करना है। डन, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रही है चीज, चलो डन, अच्छी बात है। अब साइनाइडिंग में हम क्या करते थे कि हम परसेंटेज ऑफ कार्बन के साथ खेलते थे और साथ में हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के साथ हम खेलते थे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट मटेरियल, ठीक है। माइल्ड स्टील को लिया हमने,
तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आप इसमें कार्बोराइजिंग ही कराओ, सबसे पहले आप कार्बोराइजिंग कराओ, दैट मीन्स व्हाट, क्विंचिंग कराओ। दैट मीन्स कार्बन के एटमॉस्फेयर में लेके जाओ और आप क्विंच करा दो, पूरा का पूरा ये चारों तरफ चारकोल से भर दो और क्विंच करा दो। क्विंच करा दिया, कार्बन क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें मटेरियल में ऐड हो गया और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपके मटेरियल में जा चुकी है। अब इसके बाद आपने क्या कराया, इस मटेरियल को बाहर निकाला, पूरी प्रॉपर्टी आपके मटेरियल की ये वाली आ चुकी है। अब उसमें करा दिया दोबारा क्या, ये नाइट्राइडिंग, ये नाइट्राइडिंग आपने दोबारा इसमें करा दिया। नाइट्राइडिंग का मतलब क्या, पाइप से हमने नाइट्रोजन को इसमें फेंक दिया, अंदर हमने डाल दिया और इसके बाद जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्ट्रेंथ हाई होगी, उसकी स्ट्रेंथ हाई होगी और ब्रिटिल भी होगा। बट एज कंपैरेटिव आप इन तीनों में देख रहे हो कि स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ब्रिटिल बढ़ रहा है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो। तो चलो कंपैरेटिव जरा हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ लो नाइट्राइडिंग का, यहाँ लो कार्बोराइजिंग का और यहाँ लो साइनाइडिंग का, ऐसा आप लो। और यहाँ पे लो स्ट्रेंथ, यहाँ स्ट्रेंथ की बात करो, यहाँ ब्रिटिल की बात करो, ठीक है। अगर ऐसे आप बात करोगे तो जो आपका माइल्ड स्टील मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, जो माइल्ड स्टील मिलने वाला है यहाँ पे भी माइल्ड स्टील मिलने वाला है एज ए प्रोडक्ट, यहाँ भी माइल्ड स्टील एज ए प्रोडक्ट मिलने वाला है, माइल्ड स्टील एज ए प्रोडक्ट मिलने वाला, माइल्ड स्टील एज ए प्रोडक्ट मिलने वाला है। लेकिन किस फॉर्म में मिलने वाला है, कभी आयरन नाइट्राइड के फॉर्म में मिलेगा, कभी मार्टेनसाइट के फॉर्म में मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपका स्टील है अगर उस फॉर्म में मिलता है तो क्या ये माइल्ड स्टील लिखना सही रहेगा, क्योंकि माइल्डनेस खत्म हो गई ना, स्ट्रेंथ बढ़ गया, ब्रिटलनेस बढ़ गया, जो लचीलापन था, माइल्डनेस था, वो खत्म हो गया। तो आप माइल्ड स्टील नहीं लिखोगे, आपको यहाँ बोलना चाहिए था कि ये माइल्ड स्टील आप क्यों लिख रहे हो, तो इसको माइल्ड स्टील नहीं लिखोगे, जो फाइनल प्रोडक्ट लिखोगे। अब वो प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ मार्टेनसाइट बनेगा, यहाँ पे आयरन नाइट्राइड बनेगा, तो इस तरीके से। तो ये जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट इन तीनों के केस में फाइनल प्रोडक्ट जो बनने वाले हैं, तो उसमें अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी नाइट्राइडिंग के केस में। उसके बाद जो होगा वो होगा साइनाइडिंग के केस में, सॉरी वो सबसे ज्यादा होगा साइनाइडिंग के केस में। साइनाइडिंग का लास्ट में होगा कार्बोराइजिंग का केस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरो बिल्कुल सीक्वेंस में बना सकते हो, इस तरीके से कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ नाइट्राइडिंग की होगी, देन साइनाइडिंग की होगी एंड देन कार्बोराइजिंग की होगी। और सबसे ज्यादा ब्रिटल किस में पाया जाएगा, सेम नाइट्राइडिंग में। और सबसे कम ब्रिटल किस में पाया जाएगा, नॉट डक्टाइल, कम ब्रिटल किस में पाया जाएगा, कार्बोराइजिंग में। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस है, कंपैरेटिव स्टडी है। तो चलिए केस एंड सरफेस हार्डनिंग में माइल्ड स्टील की तो हमने बात कर ली, माइल्ड स्टील के साथ हमने ट्रीटमेंट कर लिया। बट एक और आता है कि हाई कार्बन स्टील अगर हो जाए आपके पास, एग्जामिनर ये कह देता है कि हाई कार्बन स्टील अगर हो जाता है तब आप कैसे डील करोगे। तो तब दो मेथड और उभर के आए सामने, पिक्चर में दो मेथड और उभर के आए। सबसे पहले आप इसको नोट करो, ठीक है, अच्छी बात है। तो दो मेथड और उभर के आए और उनको बोला गया, एक को बोला गया केस इंडक्शन हार्डनिंग और दूसरे को बोला गया फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगा इंडक्शन एंड फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग आप कोड करो इंडक्शन एंड फ्लेम हार्डनिंग। तो इसी के अंडर द टॉपिक आप लिखोगे इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग, ठीक। ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है हाई कार्बन स्टील के लिए, ठीक। हाई कार्बन स्टील के लिए दैट मीन्स व्हाट, कि सबसे पहले चलो इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में पढ़ते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग, अब मैंने आपको शुरू से ही बता रखा है कि चाहे कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट हो या कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, वो उसके स्टार्टिंग वर्ड से ही हमें समझना है। तो इसमें इंडक्शन वर्ड यूज हो रहा है, इसमें माय डियर फ्रेंड्स आप देखोगे तो इंडक्शन वर्ड यूज हो रहा है। इंडक्शन वर्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स व्हाट, इंडक्शन मोटर आपने सुना होगा, इंडक्शन मोटर, उसमें क्या यूज होता है, उसमें यूज होता है ट्रांसफार्मर यूज होता है, ओके, ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो यहाँ पे जो आपका हाई कार्बन स्टील होगा, यहाँ पे जो सबसे बेस मेटल जो हाई कार्बन स्टील आप लोगे, तो इसमें जो प्रोसेस करोगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, जनरली यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ यूज किया जाता है यही पूछा जाता है। बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वालों का फील्ड है तो इसके प्रोसेस को हमें समझना नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा, मार्टेनसाइट बनेगा। बस इतना हमें इंडक्शन हार्डनिंग में हमें जानना है कि इंडक्शन हार्डनिंग का मतलब क्या है। इंडक्शन से पकड़ो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट मीन इंडक्शन से ये यूज होगा कहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होगा, ट्रांसफार्मर में आपका यूज होगा, और बेस मटेरियल दैट मीन्स व्हाट, ये हाई कार्बन स्टील के लिए यूज हो रहा है। तो हाई कार्बन स्टील को हमने लिया, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा, मार्टेनसाइट बनेगा। दैट्स इट, फिनिश। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग में क्या है, फ्लेम हार्डनिंग भी ऑल्सो यूज फॉर व्हाट, हाई कार्बन स्टील। तो फ्लेम हार्डनिंग नेक्स्ट हेडिंग होगी, इसमें हमारे पास अच्छे डेटा मिलेंगे, ठीक है। फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग का मतलब क्या कि फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। फ्लेम के साथ आप डील कर रहे हो, फ्लेम के साथ डील करने का मतलब क्या, आप देखो फ्लेम 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 कहाँ से निकलता है। तो कभी भी याद आता है कि फ्लेम कैसे निकलेगा, तो इस तरीके से कुछ ऐसे, जैसे ये जो नाई होता है, ये जो हेयर कट करता है, तो वो ऐसे स्प्रे मारता है तो पानी निकलता है। तो फ्लेम भी कहाँ से निकलेगा कि भाई ऐसे हम कुछ कर रहे हैं तो एक पाइप के थ्रू, एक नोजल के थ्रू फ्लेम निकल रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। दैट मीन्स हैंडी है, दैट मीन्स इजिली यू विल कैरी, आप इजिली कैरी कर पाओगे। और अगर इजिली कैरी कर पाते हो तो ये किसके लिए यूज होगा, ऐसी मशीन है, ऐसे मशीन के बड़े बड़े एलिमेंट जिनको आप उठा के टांग के प्रोसेस नहीं करा सकते, तो वो मशीन एलिमेंट को वहीं पे रहने दो, अपनी जगह पे ही रहने दो। ये फ्लेम हार्डनिंग का मशीन, ये फ्लेम उठा के लेके जाओ और उसको हीट करना शुरू कर दो, क्योंकि इतने बड़े मशीन एलिमेंट, जैसे कि क्या, फॉर एग्जांपल टूल बेड, टूल बेड बहुत बड़ा होता है और बहुत भारी भी होता है। तो क्या आप उसको उठा के लेके जाओगे, फर्नेस में डालोगे, एनलिंग करोगे, ये सब सारी चीजें करोगे, नहीं, वो नहीं इजीली कर पाते। तो उसके लिए क्या करोगे, आप फ्लेम लो, फ्लेम लो और उसको हीट करना शुरू कर दो, हीट करना शुरू कर दो। इसीलिए तो फ्लेम से आपको समझ में आया कि टूल बेड के लिए यूज होता है, बड़े बड़े मशीन बेड के लिए। तो बिग यूज फॉर व्हाट, एप्लीकेशन। सबसे पहले देखो एप्लीकेशन से ही खुद निकल के आएगा कि कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले इसीलिए मैंने बताया टारगेट अगर क्लियर हो जाए तो आपको अंडर द प्रोसेस आपको इजीली क्लियर हो जाती है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो ये मतलब बिगर, ये बिगर साइज ऑफ मशीन, बिगर साइज ऑफ मशीन्स के लिए, ये मशीन्स एलिमेंट के लिए ये यूज होता है। डन, लाइक व्हाट, लाइक टूल बेड, लाइक टूल बेड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फ्लेम की बात हुई थी, तो फ्लेम में किस टाइप का फ्लेम आप यूज करोगे, माय डियर फ्रेंड्स, वेल्डिंग में आपने पढ़ा ऑक्सी एसिटिलीन, आप यूज करोगे ऑक्सी एसिटिलीन का, एसिटिलीन का, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का आप यूज करोगे। ओके, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का आपने यूज किया। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छा एंड ब्यूटीफुल कि यहाँ पे आपको कैरी क्या करना है, एक सिलेंडर छोटा सा कैरी करना है, उसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस होगा और ऐसे करके फ्लेम करके इस तरीके से आपको मशीन एलिमेंट को हीट करना है, ठीक है। जब आपने हीट किया तो उसके बाद क्या करना होगा, उसको कूल करना होगा। तो आप कूल कैसे करोगे, यहां से तो हीट हो गया, यहां से डेल्टा H प्लस पॉजिटिव आपने प्रोवाइड करा दिया, किसको, अपने टूल बेड को, या फिर बिगर मशीन साइज एलिमेंट को आपने प्रोवाइड कर दिया। अब इसको ठंडा करना है, दैट मीन्स आउट की माइनस डेल्टा H निकालना है। तो आप कैसे करोगे, आप वाटर कूलिंग करो, वाटर कूलिंग करो। ओके, आपने वाटर कूलिंग किया। अब जरा माय डियर फ्रेंड्स, एक जरा इसमें मजेदार बात देखो कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस ऑलरेडी बहुत सस्ता, वाटर कूलिंग ऑलरेडी बहुत सस्ता, तो ये सबसे चीपर, ये सबसे चीपर मेथड है ओवरऑल टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट के जितने भी टाइप्स के अभी तक आपने प्रोसेस पढ़े थे, एनलिंग, चाहे नॉर्मलाइजिंग, चाहे हार्डनिंग, चाहे केस सरफेस हार्डनिंग, चाहे कार्बोराइजिंग, नाइट्राइटिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन, उन सबके में से सबसे ज्यादा जो चीपेस्ट जो मेथड है वो कौन सा है, फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। हाईली इकोनॉमिकल मेथड है, केवल ऑक्सी एसिटिलीन गैस का यूज हो रहा है, वाटर से इसका कूल हो रहा है, बिगर एलिमेंट के लिए इस्तेमाल इसका हो रहा है, बाकी और कोई डेटा है भी नहीं, ना कभी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके साथ आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स सारा का सारा, जैसे कि फ्लेम हार्डनिंग भी फिनिश हो गया, तो बस इतना ही है हीट ट्रीटमेंट में। तो इसके साथ हीट ट्रीटमेंट आपका टॉपिक फिनिश होता है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अलॉइंग में। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब एक और भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अलॉइंग ऑफ मटेरियल्स, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 6 हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी टॉपिक में बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल साइंस, मैंने 45 मिनट का लगातार दिया था वो लेक्चर, उसमें आपने देखा होगा कनेक्टिविटी बस, लेकिन तभी भी मैं शुरू से सारे के सारे चैप्टर्स को एक दूसरे में कनेक्ट कराता हुआ आ रहा हूँ, तो करते हैं। तो यहाँ पे हर जगह हम एक ही चीज देख रहे थे कि स्ट्रेंथ को इनहांस कर रहे हैं, मटेरियल के स्ट्रेंथ को एज पर आर नीड हम इनहांस कर रहे हैं,
या फिर उसकी डक्टिलिटी या फिर ब्रिटलनेस को एज पर आवर नीड हम इनहांस कर रहे हैं, यही हम टोटल कर रहे हैं ना। तो अगर हम इन सब प्रोसेस से अगर हम इजीली मटेरियल की प्रॉपर्टी को, मटेरियल की क्वालिटी को इनहांस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो चीज हम रिटेन नहीं कर पा रहे हैं जो हमें चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे एलॉइंग। क्लियर कि हम मटेरियल की करेंगे एलॉइंग। सपोज दैट आपने मटेरियल की हीट ट्रीटमेंट करा के मटेरियल को स्टेबल पा लिया, दैट मींस कोरिजन नहीं हो रहा, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं पाई, तो फिर क्या करोगे? ऑफ कोर्स तब आपको एलाइन करना पड़ेगा। सपोज दैट आपने कभी स्ट्रेंथ पा लिया लेकिन मटेरियल आपका हाईली अनस्टेबल है, वो कोरिजन तुरंत हो जा रहा है, उसके लिए कोरिजिव रेजिस्टेंट एलिमेंट को मिलाना पड़ेगा ना। तो इसलिए अब आपकी मजबूरी हो गई है कि हम हर चीज तो कर ले रहे हैं सर, हम स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म को पढ़ के, उसके क्रिस्टल इम्परफेक्शन को भी पढ़ के, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट और फेस डायग्राम को भी पढ़ के, एज पर आवर नीड हम चीज़ों को हासिल कर तो पा रहे हैं, बट उनमें कुछ पैरामीटर आगे पीछे हो जा रहे हैं। तो उनको रिटेन करने के लिए हम पढ़ेंगे एलाइंग, मतलब हम मटेरियल में अलग से और कुछ डाल देंगे और कुछ मिक्स कर देंगे कि वो जो कमी मटेरियल की रह रही थी एज पर आवर रिक्वायरमेंट, उसकी प्रॉपर्टी में जो कमी रह रही थी उसको हम रिटेन कर लें, उसको हम पालें। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जो होगा वो होगा एलाइंग ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो स्टे होम, बी सेफ एंड कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड एट लास्ट जो मेरा टैगलाइन है कि स्वस्थ रहना सबसे पहले जरूरी है। अगर आप मेंटली फिजिकली स्वस्थ रहोगे तभी अच्छा वर्क आउटपुट कर पाओगे, अच्छा वर्क होगा, दैट मीन्स स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। तो अच्छे तरीके से अगर व्यस्त अगर आप रहते हो तो ऑफकोर्स है कि मस्ती आएगी, क्योंकि सक्सेस ऑफकोर्स है कि मिलेगा तो मस्ती आएगी। तो इसलिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। एंड लेक्चर अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो अपने फ्रेंड सर्किल में, और पॉजिटिविटी ऐसे बढ़ती है। और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रिविजन। प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं क्वेश्चंस सॉल्विंग सेशन में लेके भी आऊँगा जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे यूपीएससी के किसी भी लेवल के हो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन चाहे कोई भी लेवल का हो, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव चाहे हर टाइप्स के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, गेट के भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एसएससी जेई के भी सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। बट आप जैसे एक एक करके सब्जेक्ट खत्म, टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं, तो आप खुद से प्रयास किए रहें ताकि जब मैं कराऊं तो आपका ब्रेन खुला रहे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।